नमस्कार दोस्तों, मैं विदुशेखर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुमेनिया 247। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का ये दहाड़ बैच है जिसमें टारगेट रखा है हम लोगों ने कि जल्द से जल्द जीएस के पूरे सेक्शन के वीडियोस आपके बीच में ले आ पाऊँ, जिससे मेरे प्यारे बच्चों आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशंस में मदद मिले। क्योंकि जैसे ही जीएस का बैच ख़त्म करूंगा तो उसके बाद आपके बीच में प्रैक्टिस सेशंस ले आऊँगा और प्रैक्टिस सेशंस बड़े जम करके होने वाले हैं। तो इसलिए जिन लोगों ने अब तक चैनल को लाइक न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो, शेयर न किया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। बुद्ध धर्म के बारे में चर्चा हो गई, गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा हो गई, जैन धर्म और महावीर स्वामी के बारे में चर्चा हो गई। अब अगला जो सेशन आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ उसमें डिस्कशन करूँगा अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है गुप्त वंश। देखा होगा आपने कि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के सिलेबस में जब हिस्ट्री वाले सेक्शन में आप जाओगे तो हिस्ट्री वाले सेक्शन में लिखा होगा गुप्त वंश और ब्रैकेट में लिखा होगा क्या, तो दो लोगों के बारे में नाम दिया होगा। पहला नाम दिया होगा समुद्रगुप्त और दूसरा नाम दिया होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी हमको गुप्त वंश के एरा के बारे में कब से कब तक चला, क्या क्या उसके हिसाब किताब थे, क्या प्रशासनिक सुधार था, क्या उस समय की प्रणाली थी, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है मेरे भाइयों। और साथ में ये भी डिस्कशन करना है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ज़्यादा डीप में बात करनी है, क्योंकि सारे शासकों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे केवल दो शासकों से, फिर से बोल रहा हूँ, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से। तो बहुत ज़्यादा समय को न गंवाते हुए आते हैं अपने समय पर कि गुप्त वंश का टाइमिंग अगर आपसे पूछा जाए तो गुप्त वंश की टाइमिंग 320 ईस्वी से लेकर के चलती है कब तक, तो चलती है 455 ईस्वी तक। गुप्त वंश की टाइमिंग कब से कब तक, तो 320 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। दूसरी चीज़ कि अगर शासकों की बात किया जाए कि गुप्त वंश में कितने शासक थे, तो कुल शासकों की संख्या तो देखा जाए बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मुख्य रूप से जिन शासकों के बारे में हमको अभिलेखों से या जिन शासकों के बारे में हमको पता चलता है फाइनली, या कह लें कि जिसका हमारे पास सबूत है, प्रूफ है, अभिलेखों में वर्णन है, उनकी अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से केवल 7 शासक थे। कौन कौन से 7 शासक थे, तो सबसे पहले नंबर पर आता हूँ, तो सबसे पहला नंबर है श्रीगुप्त। क्या नाम है, तो पहला नाम है श्रीगुप्त। अब श्रीगुप्त की जब टाइमिंग आप देखोगे तो श्रीगुप्त की टाइमिंग शुरू हो जाती है 240 ईस्वी से ही। श्रीगुप्त की जो टाइमिंग है वो शुरू हो जाती है 240 ईस्वी से ही और जाती है कहाँ तक, तो जाती है 280 ईस्वी तक, यानी 40 साल। देख लो अभी ये वाली टाइमिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन चूंकि ये वाला नाम की वजह से स्टार्टिंग के पहले शासक को नाम देते हैं हम लोग श्रीगुप्त का। दूसरा जब नाम देंगे तो दूसरा नाम आता है घटोत्कच। घटोत्कच, इनके भी नाम के आगे लगा लेते हैं गुप्त। घटोत्कच गुप्त, इनकी टाइमिंग अगर देखा जाए तो इनकी टाइमिंग यहाँ से शुरू होती है 280 ईस्वी से और जाती है कहाँ तक, तो 390 ईस्वी तक। तीसरे नंबर पर आप आएंगे तो तीसरे नंबर पर नाम आएगा चंद्रगुप्त का। यहाँ से वास्तविक स्थापना मानी जाती है चंद्रगुप्त प्रथम से, कि चंद्रगुप्त प्रथम की अगर बात किया जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं वो शुरू होते हैं कहाँ से, 319 ईस्वी से और कहाँ तक जाते हैं, यानी कि 319 ईस्वी से ये जाते हैं कहाँ तक, तो ये जाते हैं 335 ईस्वी तक। चौथे नंबर पर यानी चंद्रगुप्त प्रथम के बाद अगर आप आएंगे तो एक नाम आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त की टाइमिंग की अगर बात किया जाए तो समुद्रगुप्त की टाइमिंग शुरू होती है कहाँ से, तो शुरू होती है 335 ईस्वी से और यह जाती है 380 ईस्वी तक। इसके बाद पांचवा शासक माना जाता है मुख्य रूप से किसको, तो पांचवा शासक माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को।
चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात किया जाए तो यह जाते हैं कहाँ से कहाँ तक, तो यह जाते हैं 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। छठवें नंबर पर यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त, अब कुमारगुप्त को एक नाम और दिया जाता है, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन में बदल दिया नाम तो कुमारगुप्त को एक नाम और दिया जाता है महेंद्रादित्य। क्या नाम दिया जाएगा? महेंद्रादित्य। और महेंद्रादित्य की अगर टाइमिंग की बात किया जाएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद यानी कि 414 से जोड़ा जाए तो 414 से लेकर के और 455 ईस्वी तक की टाइमिंग थी किसकी? तो महेंद्रादित्य की यानी कुमारगुप्त की। उसके बाद सातवां शासक आया जाए तो सातवां शासक नाम आता है स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त का, और स्कंदगुप्त की टाइमिंग मानी जाती है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। अब ध्यान देना है कि यही मुख्य शासक हैं जिसमें से पीटी के सिलेबस के हिसाब से या पीटी का सिलेबस को हम दरकिनार भी अगर कर दें तो मुख्य रूप से हमको पढ़ना है किसको? तो मुख्य रूप से पढ़ना है हमको समुद्रगुप्त को और चंद्रगुप्त को। लेकिन थोड़ी बहुत डिस्कशन इन लोगों के ऊपर भी करना जरूरी है। तो पहली बात किया जाए श्रीगुप्त की, तो श्रीगुप्त के बारे में पता चलता है कई जगहों से, अभिलेखों से। तो उसमें नाम क्या आता है कि श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? तो श्रीगुप्त को आदिराज के नाम से जाना जाता था। जो किस गोत्र का था? तो यह इसका गोत्र कह सकते हैं कि किस गोत्र का था? तो गोत्र था इसका धारण। और साथ ही इसने अपने आप को उपाधि क्या दी थी? तो इसने अपने आप को उपाधि दी थी महाराज की। ये 3 प्रश्न पक्का पूछेंगे कि पहला कौन था? तो गुप्त वंश की शुरुआत होती है श्रीगुप्त को। लेकिन आप देखोगे कि शुरुआत के 2 शासक जो थे यानी कि श्रीगुप्त की बात करें और घटोत्कच गुप्त की बात करें तो यह 2 शासकों का नाम आता है कि इनके अंदर आडंबर आवश्यकता से ज़्यादा था, यानी कि ये दिखाते बहुत थे लेकिन करते उतना नहीं थे। दूसरी चीज़ जो इनके अंदर था, साम्राज्य विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा फला फूला नहीं गुप्त वंश, इसलिए इन लोगों का नाम थोड़ा दबा रह गया। उन्हीं के बाद दूसरा जब नाम आता है घटोत्कच गुप्त का, तो घटोत्कच गुप्त के बारे में केवल इतना पता चला कि ये भी अपने नाम के आगे वही उपाधि लेकर के चले थे उनके पिता, यानी कि इन दोनों ने अपने आप को महाराज की उपाधि दी। यानी श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त के बारे में जो प्राप्त सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के आधार पर हम केवल इतना पता लगा पाए हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के पहले भी 2 लोग थे। लेकिन मेरे भाई जैसे ही पूछा जाएगा संस्थापक, ध्यान देना, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। जैसे दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो ये आपको पता होगा कि गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक को माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। सेम उसी चीज़ को आप कंपेयर करोगे यहाँ पर भी तो आप देखोगे कि अगर पूछेगा कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था तो प्रथम शासक तो श्रीगुप्त था। अब कहोगे श्रीगुप्त तो पहले आया 320 के पहले था, तो क्यों हम माने? तो यहाँ पर अंतर समझिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम जब नाम आएगा तो हम लोग कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो वास्तविक शासक था। यानी अगर पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का वास्तविक शासक कौन था तो चंद्रगुप्त प्रथम था। दूसरा, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में एक और नाम आता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के नाम से ही क्यों हम लोग शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर हमको किसी भी ऐतिहासिक जानकारी को पता करना है तो तत्कालीन मुद्राओं की बात किया जाए, तत्कालीन अभिलेखों की बात किया जाए, तत्कालीन मुद्राओं की बात किया जाए, तमाम इस तरीके के, या कुछ तत्कालीन कवि या कोई विदेशी यात्री, कुछ भी ऐसा हो जिसके आधार पर हमको जानकारी मिलती है। लेकिन श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त ने तो ऐसा किया ही नहीं।
और जब ऐसा किया ही नहीं तो उस कंडीशन में इनकी जानकारी आगे बढ़ेगी कैसे। और हो सकता है कि यही कारण हो कि श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त उतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हुए जितने ज़्यादा उनके बाद के शासक हुए। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो वास्तविक, यहाँ पर संस्थापक कर लीजिएगा, कि वह वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। दूसरा इसके बारे में एक बात और निकल करके आती है कि यही वह शासक था जिसने गुप्त संवत की शुरुआत की। उसके पहले हम लोग फॉलो करते थे शक संवत को, लेकिन गुप्त वंश की, गुप्त संवत की शुरुआत करने वाला भी यही था कि इसने 319-320 से एक नया सेशन शुरू किया, एक नया संवत शुरू किया, जो हमारे चलने वाले शक संवत से 241 वर्ष आगे था। कितना आगे था? शक संवत से 241 वर्ष आगे था। आगे चलते हैं तो अगला नाम और आता है कि चांदी की मुद्राओं का प्रचलन, यानी कि चांदी की मुद्रा की शुरुआत करने वाला शासक कौन, तो वह भी आंसर आएगा कौन, तो चंद्रगुप्त प्रथम। तो श्रीगुप्त की बात किया जाए तो आदिराज, महाराज और गोत्र क्या, धारण। उसके पुत्र घटोत्कच की बात किया जाए तो उसने भी अपने स्वयं को उपाधि दी, किसकी, महाराज की। चंद्रगुप्त प्रथम पे बात किया जाए तो इनसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं कि अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किस महाराज ने की या किस राजा ने की, तो गुप्त संवत की भी शुरुआत जो की थी वो शुरू की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, और वह शक संवत से कितना आगे था, तो 241 वर्ष आगे आगे चल रहा है। और साथ में चांदी की मुद्राओं का प्रचलन किसके काल में शुरू हुआ, तो चांदी की मुद्राओं का प्रचलन भी शुरू हुआ था चंद्रगुप्त प्रथम के ही शासनकाल में। अब इन लोगों के बारे में थोड़ा बात किया जाएगा, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो मेरे भाइयों इसको नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से मुख्य शासक थे। तो फिर से याद दिला रहा हूं कि श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त, यही मुख्य मुख्य नाम है किसके, गुप्त वंश के। अब आगे चलूंगा तो बात करूंगा समुद्रगुप्त की, कि समुद्रगुप्त थे कौन, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या स्पेशलिटी थी। तो समुद्रगुप्त ज़्यादा फेमस हुए, चंद्रगुप्त प्रथम ने तो नींव रखी, या कह सकते हैं कि चूंकि उन्होंने ही मुद्राओं का प्रचलन किया, नया अपना कैलेंडर शुरुआत करी, तो इसलिए ये तो ज़्यादा फेमस थे ही। लेकिन उनके बाद की पीढ़ियों ने तो और साम्राज्य विस्तार के मामले में कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया, तो जरा पढ़ा जाए समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त की टाइमिंग या समुद्रगुप्त के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो समुद्रगुप्त के बारे में हमने क्या कहा कि समुद्रगुप्त की टाइमिंग थी 335 ईस्वी से कितनी जी, तो 335 से 380 ईस्वी तक, यही टाइमिंग थी किसकी, समुद्रगुप्त की। अच्छा था कौन ये, तो समुद्रगुप्त जो था यह था चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र। किसका पुत्र, तो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र, यानी कि जो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कौन, चंद्रगुप्त प्रथम, तो उसी का पुत्र था कौन, समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में एक प्रश्न कई बार पूछा गया, रिपीटेबल प्रश्न है कि कई तरीके के प्रश्न हैं क्या, तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो ध्यान देना कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसने कहा था या किसके अनुसार या पहली बार किसने यह संबोधन किया था, तो यह संबोधन किया एक बहुत बड़े इतिहासकार थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। क्या नाम था, विंसेंट स्मिथ। इस भारत का नेपोलियन, अच्छा अगर प्रश्न को बदल दिया जाए कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि, तो क्योंकि अगर लगा दे तो क्यों कहा जाएगा नेपोलियन, तो नेपोलियन कहने का मेन मकसद क्या था, तो ये था
साम्राज्य विस्तार, कि साम्राज्य विस्तार बड़ी तेजी से किया था समुद्रगुप्त ने। यही कारण था कि उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्यों साम्राज्य विस्तार? तो उत्तर भारत के 9 शासकों पर इसने अपना साम्राज्य बढ़ा करके ले गया, या 9 शासकों को हराया। और अगर दक्षिण भारत की किया जाए, सुदूर दक्षिण की बात कर रहा हूं, कि दक्षिण भारत की अगर बात किया जाए तो दक्षिण भारत के 12 शासकों को इसने मिला करके पराजित किया था। यानी आप देखोगे तो एक अखंड भारत की संरचना तुमको दिखाई देगी किसके शासनकाल में? समुद्रगुप्त को। तो ये साम्राज्य विस्तार ही एक ऐसा कारण था जिस वजह से समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अगर उत्तर भारत के 9 शासकों की बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े शासक, जैसे अच्युत की बात कर लेंगे, नागसेन की बात कर लेंगे, गणपत नाग की बात कर लेंगे, इन सारे शासकों को हराया था किसने? समुद्रगुप्त को। और दक्षिण भारत की अगर बात किया जाए तो दक्षिण भारत के भी छोटे बड़े 12 शासकों को इसने हराया था। और जरा इसका जीने का तरीका देखिए तो बड़े बड़े इतिहासकारों ने एक शब्द लिखा समुद्रगुप्त की विजयों को, धर्म विजय। अच्छा, धर्म विजय में क्या था? तो उत्तर भारत को तो हटा देते हैं, लेकिन जब दक्षिण भारत में जाता था इसने 3 नाम दिए। क्या क्या? तो एक नाम दिया ग्रहण, एक नाम दिया मोक्ष, और एक नाम दिया अनुग्रह। ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, इसी को मिलाकर के इतिहासकारों ने नाम दिया धर्म विजय। क्या नाम दिया? धर्म विजय। क्या मतलब ग्रहण का? तो ग्रहण का मतलब क्या कि कभी पहले क्या करता था कि किसी, समुद्रगुप्त की कहानी बता रहा हूं, कि समुद्रगुप्त पहले क्या करता था, तो पहले किसी शासक के राज्य पर जा करके युद्ध करता था और उसके ऊपर अधिकार जमाता था। यानी यहाँ ग्रहण का मतलब क्या है? तो ग्रहण का मतलब है कि अधिकार जमाना। अच्छा, अपनी सत्ता को उसने सिद्ध कर दिया कि मैं आपसे भारी हूँ, मैं आपसे बलशाली हूँ, मैं आपके ऊपर विजयी हुआ। लेकिन उसके बाद दया करता था और उनको मोक्ष प्रदान करता था कि जाइए, आपके शासन को मैं क्या करता हूँ? मुक्त करता हूँ। अब मुक्त करने के बाद अनुग्रह, यानी उनके ऊपर दया करता था और सीधा बताता था कि आप मेरे छत्र छाया के अंदर हैं, यानी आपको मैं जीवित छोड़ रहा हूँ, आपका शासन ज्यों का त्यों चलेगा, आपका सब कुछ सही चलेगा, लेकिन आपको साथ में ध्यान क्या देना है? तो यहाँ पर पराजित करता था कैसे? तो ग्रहण कर लिया, मोक्ष ला दिया और अनुग्रह किया। और इसी को इतिहासकारों ने क्या कहा कि धर्म विजय है। धर्म विजय का क्या मतलब? कि आप किसी के ऊपर आक्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन आपका उद्देश्य उसकी हत्या करना नहीं है, केवल अपनी क्षमता को उसके सामने दिखा देना है। इसी वजह से, इन्हीं सब कारणों से इसको, यानी कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है। दूसरी बात अगर एक और आती है तो उस शासन के समय का पहला ऐसा शासक संभवतः माना जाता है जिसने अश्वमेध यज्ञ करके अपनी क्षमता को दिखाया था। यानी कह दिया जाए कि गुप्त वंश के किस शासक ने अपने शासन काल में अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो अश्वमेध यज्ञ किया था समुद्रगुप्त ने। साथ में अगर बात किया जाए कि समुद्रगुप्त ने एक नाम और आता है और वह नाम है वसुबंधु। क्या नाम है? वसुबंधु। वसुबंधु एक बौद्ध भिक्षु था। वसुबंधु एक बौद्ध भिक्षु था जिसको समुद्रगुप्त ने अपने शासन काल में प्रश्रय दिया था, यानी कि आश्रय दिया था। साथ साथ यह भी कहा जाता है कि समुद्रगुप्त अच्छा विजेता होने के साथ साथ संभवतः संगीतज्ञ भी रहा होगा। और ऐसा क्यों कहा जाता है? तो ऐसा कहा जाने का मुख्य कारण यही है कि उसके शासनकाल में जब सिक्कों का मुद्रण हुआ तो सिक्कों के मुद्रण के ऊपर दिखाया गया उसको वीणा बजाते हुए। तो राजा की प्रतिमा, महाराजा की प्रतिमा वीणा बजाते हुए, इसका सीधा मतलब है कि महाराज जो हैं वह कहीं न कहीं शौकीन रहे होंगे विद्या के या संगीत के या कला के, तभी सिक्कों पर इस तरीके की आकृति बनाई गई। चलिए फिर से समुद्रगुप्त को रिवाइज करते हैं
कि समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। विंसेंट स्मिथ जी के द्वारा कार्ल था साम्राज्य विस्तार। उत्तर भारत के 9 शासकों और दक्षिण भारत के 12 शासकों को इसने पूर्णतया पराजित किया था, और वह पराजित सामान्य युद्ध नहीं था। यह इतिहासकारों के अनुसार एक धर्म विजय कहलाई, कि एक तरीके का धर्म विजय था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला भी गुप्त वंश का शासक निम्न में से कौन? तो समुद्रगुप्त। वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु को, ध्यान से इस नाम को देखिएगा, वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु को किसके शासनकाल में प्रश्रय दिया गया, आश्रय दिया गया? तो भी आंसर क्या बनेगा? तो भी आंसर बनेगा समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त एक प्रकार का संगीतज्ञ भी माना जाता है, क्योंकि उसके शासनकाल में छपने वाली मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए राजा की फोटो दिखाई गई, जिससे इतिहासकार यह मानते हैं कि संभवतः समुद्रगुप्त जो है वह कहीं न कहीं कला और संगीत का प्रेमी भी था। अब दूसरा जो शासक है जिसके बारे में और प्रश्न बनने हैं, उनके बारे में भी अगर चर्चा किया जाए तो ये हैं आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त प्रथम हो गया कौन? वास्तविक संस्थापक। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन? तो समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के आगे की पीढ़ी कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इनकी टाइमिंग मानी गई है 380 ईस्वी से 414 ईस्वी तक। कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक और शासक आया था जिसका नाम था रामगुप्त। क्या नाम था? रामगुप्त। लेकिन रामगुप्त जो था वह अत्यंत दुर्बल शासक था, अत्यंत दुर्बल शासक था। यही कारण था कि इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा गुप्त वंश के अंदर नहीं होती। तो ध्यान से सुनना कि सबसे पहले कौन आया? तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुप्त वंश का। चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा कौन? तो समुद्रगुप्त, जो भारत का नेपोलियन कहा जाता है अपने साम्राज्य विस्तार के कारण। उसके बाद संभवतः एक दुर्बल शासक रामगुप्त की चर्चा हुई, लेकिन वास्तव में फिर उसके बाद जो चर्चा होती है वह आती है किसकी? तो आती है चंद्रगुप्त द्वितीय की। देवगुप्त, देवराज, देवश्री, अन्य नामों की अगर बात किया जाए तो चंद्रगुप्त के अन्य नाम में आता है देवराज, देवश्री, देवराज, देवश्री और देवगुप्त। ये अन्य नाम है। यानी अगर आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो यह अन्य नाम थे। आगे अगर उपाधियों की बात किया जाए तो उपाधियां दो ज़्यादा फेमस हैं। एक है विक्रमादित्य, तो आपने पढ़ा होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य। और एक उपाधि और है विक्रमांग, यानी विक्रम का अंग, तो विक्रमांग। और एक और नाम आता है, और वो नाम आता है परम आगत, तो उसकी चर्चा कम होती है, ज़्यादा चर्चा होगी विक्रमादित्य और विक्रमांग की। एक प्रश्न चंद्रगुप्त द्वितीय से आता है कि चीनी यात्री फाहयान किसके शासन काल में आया? तो चीनी यात्री फाहयान चंद्रगुप्त के ही शासन काल में आया था, जिसने एक चर्चा की थी ब्राह्मणों का देश। क्या नाम दिया था? ब्राह्मणों का देश। और ब्राह्मणों का देश किसको बोला था उसने? तो बोला था मध्य प्रदेश को। दो प्रश्न तैयार करा रहा हूं एक लाइन में। पहला कि चीनी यात्री फाहयान किस गुप्त वंश के किस शासनकाल में, किसके शासनकाल में आया था? तो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। दूसरा पूछेगा कि निम्न में से किसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था? तो मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहने वाला व्यक्ति भी कौन? तो चीनी यात्री फाहयान था। दूसरा एक प्रश्न पूछता है
कि उसने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? दूसरी राजधानी किसको बनाया? तो दूसरी राजधानी बनाया उज्जैन को। दूसरी राजधानी बनाया उज्जैन को। और एक नाम और आता है मेहरौली में, मेहरौली में विजय स्तंभ का निर्माण। यह भी किसके शासनकाल में हुआ? तो यह भी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फिर से सुनिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से 414 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के बीच में एक शासक आया रामगुप्त, जिसको माना जाता है कि वह अत्यंत दुर्बल शासक था, इसीलिए इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अगर अन्य नामों की बात किया जाए तो देवराज, देवश्री, देवगुप्त, यह सब अन्य नाम थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और उपाधि की बात किया जाए तो विक्रमादित्य और विक्रमांग नाम से उपाधि दी गई। चीनी यात्री इसी के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान इसी के शासनकाल में आया था और उसने मध्य प्रदेश को ब्राह्मणों का देश कहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने दूसरी राजधानी किसको बनाई? तो दूसरी राजधानी बनाई उज्जैन को। और मेहरौली में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो यह भी कराया था चंद्रगुप्त द्वितीय। बड़े ताज्जुब की बात है कि मेहरौली का विजय स्तंभ जो है वह 98% लोहे से बना हुआ है। खुले आसमान के नीचे इतने सालों से इस दौरान ही बनाया गया और इतने सालों से पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक उस विजय स्तंभ पर किसी प्रकार का जंग नहीं लगा। अब उसका कारण अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या कारण है कि मेहरौली का विजय स्तंभ 98% लोहे से निर्मित होने के बावजूद भी अभी तक उस पर किसी भी प्रकार की जंग नहीं लगी है। जानना चाहूँगा, मुझे भी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत प्रयास करता हूँ लेकिन ऐसे उत्तर नहीं मिलते। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट सेक्शन में आके इसको लिखिएगा ज़रूर कि मेहरौली के विजय स्तंभ पे जंग न लगने का कारण क्या है। मैं ज़रूर आंसर करूँगा आपको। आगे चलते हैं। तो आगे जब चलेंगे तो चंद्रगुप्त का जो दौर था, तो चंद्रगुप्त का दौर था गुप्त वंश का स्वर्णिम काल, कि यही समय था कि चंद्रगुप्त के शासन में, चंद्रगुप्त के दरबार में ऐसे ऐसे लोग थे कि उनकी वजह से भारत का विस्तार बड़ी तेजी से हुआ, भारत की विजय पताका बड़ी तेजी से फैली। तो इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन थे? तो सबसे पहला नाम अगर माना जाएगा किसका, तो पहला नाम आएगा हरिसेन का। हरिसेन कौन थे? तो हरिसेन कवि थे, चंद्रगुप्त के दरबार के कवि थे और जिनकी कविताओं से कहीं न कहीं गुप्त वंश के बारे में हमको अनोखी जानकारियां मिलती हैं। तो हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बैठने वाले कवि थे। दूसरा नाम आता है वराह मिहिर। क्या नाम आता है? तो दूसरा नाम आता है वराह मिहिर। वराह मिहिर को माना जाता है कि खगोल वैज्ञानिक थे। वराह मिहिर जो थे वह खगोल वैज्ञानिक थे, जिन्होंने कई चीज़ों की संकल्पनाएं, खगोल से संबंधित कई चीज़ों की संकल्पनाएं भारतवर्ष को सौंपी। तीसरा नाम आता है वररुचि। तीसरा नाम आता है वररुचि। वररुचि संस्कृत व्याकरण के सबसे बड़े जानकार और साथ साथ रचयिता भी माने जाते हैं कि संस्कृत में जितनी भी कहानियाँ आप या व्याकरण आप सूत्र सुनते हो, ये सब ज़्यादातर वररुचि के हैं। चौथा नाम धन्वंतरी। धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेद के भगवान एक तरह से माने जाते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र के रचयिता और साथ में जितनी भी जानकारियां हम इस समय आयुर्वेद में जानते हैं वह सब किसकी लाई गई हैं? तो वह सब लाई गई है धन्वंतरी की। 5वें नंबर पर नाम आता है छपड़क। 5वें नंबर पर नाम आता है छपड़क का। छपड़क जो थे वह बहुत बड़े ज्योतिषी थे और इन्होंने रचना करी थी ज्योतिष शास्त्र की।
उसके अलावा एक नाम और आता है अमर सिंह। क्या नाम आता है? अमर सिंह। तो अमर सिंह शब्दकोश के धनी व्यक्ति थे, यानी अगर अमर सिंह को बोला जाए तो शब्दकोश का निर्माण करने वाला व्यक्ति, और एक किताब भी इन्होंने लिखी अमर कोश। तो अमर कोश किसकी रचना है? तो अमर सिंह की रचना है। उसके बाद एक नाम मैं लिखता हूं, इसमें जितने भी लोग हैं सारे जानते होंगे। कौन? तो कालिदास। कालिदास कवि थे और साथ साथ नाटककार भी थे। वह भी किसके नवरत्नों में थे? तो नवरत्नों में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसी रचनाएं बनाने वाले, लिखने वाले कालिदास भी किसके दरबार के नवरत्न थे? तो वह भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। 8वां नंबर आता है शंकु का। 8वां नंबर आता है शंकु महाराज का। शंकु महाराज कौन थे? तो शंकु महाराज वास्तुशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञानी थे, यानी बहुत बड़े वास्तुकार थे। तो वास्तुशास्त्र के जानकार शंकु थे। और एक नाम आता है बेताल भट्ट। क्या नाम आएगा? तो एक नाम आता है बेताल भट्ट, जिनको माना जाता है कि उस युग से लेकर के और आज तक का सबसे बड़ा जादूगर। इन्होंने एक रचना करी मंत्र शास्त्र नाम से। तो यह 9 रत्न हैं। फिर से दोहरा रहा हूँ। हरिशेठ कवि थे, जिनकी वजह से आज हम गुप्त वंश को पढ़ पा रहे हैं। वराहमिहिर खगोल वैज्ञानिक, अच्छी अच्छी रचनाएं इन्होंने भी की। वर रुचि संस्कृत व्याकरण के महान ज्ञाता। धन्वंतरी आयुर्वेद शास्त्र भगवान माने जाते हैं। छप्पड़क ज्योतिष के रचनाकार। अमर सिंह शब्दकोश के धनी, और अमर कोश नाम का एक किताब है, उसको लिखने वाले भी अमर सिंह। कालिदास कवि, मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं देने वाले। शंकु वास्तुशास्त्र के अच्छे जानकार, और बेताल भट्ट जादूगर, जो अब तक के युग में कोई भी ऐसा जादूगर बेताल भट्ट जैसा पैदा नहीं हुआ। तो ये तो हो गई सामान्य जानकारी उन लोगों के बारे में जिसके बारे में UPSSC PET में प्रश्न बनने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जब आपके बीच में लेकर के आऊँगा तो उसमें गुप्त वंश के कुछ चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन करूंगा कि गुप्त वंश में क्या क्या चीज़ें कैसे थीं, क्या क्या व्यवस्थाएं थीं, उनके बारे में भी ज़रूर डिस्कशन करूंगा। लेकिन अगर आपका प्यार मेरे साथ बना रहे और आप ऐसे ही वीडियोस को शेयर, लाइक और कमेंट करते रहेंगे तो मनोबल और ऊंचा होता है। फ्री में पूरा का पूरा कोर्स आपके सामने ला रहा हूं। बस मेरी इच्छा इतनी है कि यह चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए ये चैनल, क्योंकि छोटे शहरों से कहीं ना कहीं निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बस इसी संभावनाओं के साथ कि मेरा स्टूडेंट, मेरा विद्यार्थी, मेरे प्यारे बच्चे मेरे साथ पूरा समर्थन बनाए हुए हैं, तो अगला वीडियो फिर लेकर के प्रस्तुत होऊंगा आपके सामने। अपना साथ ऐसे ही बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।